नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। आज हमारे साथ है आकाश सिंह सर, जो फिजिक्स रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं कि बहुत सारी आज शिक्षा की और बच्चों का आकर्षण बढ़ते जा रहा है और नई नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे आगे आ रहे हैं। तो ऐसे ही शिक्षा को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ आकाश जी है ही। शिक्षा कितनी ज़रूरी है, उसके सीखने का तरीका, कई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है तो हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। मगर आज हम आकाश जी से बात करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे और वो किस तरह से शिक्षा विभाग में आए और इस नौकरी को उन्होंने क्यों चुना। सर, क्या मकसद रहा है आपका शिक्षा रुचि में पढ़ाने का, शिक्षा क्षेत्र में आने का? देखिए, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक टीचर छुपा हुआ है। स्टूडेंट तो हम लोग हमेशा से ही हैं। हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने लाइफ में, जैसे जैसे लाइफ हमारी आगे बढ़ती है। लेकिन टीचर भी हम लोग कहीं ना कहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचिंग फील्ड है इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि हमारी टीचिंग, जो आज की जो टीचिंग है वो मुझे नहीं लगता कि आज से 100 ईयर्स पहले जो टीचिंग हुआ करती थी उससे ज़्यादा अलग है। बिल्कुल। हमारा कोर्स अब भी वही है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली सेम है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, किस तरीके से हमें विद्यार्थियों के साथ अप्रोच करना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इसमें काम करने का। और डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इस चीज़ को लेकर कि पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल। सर, आप शिक्षा विभाग में कैसे आए? क्योंकि हम देखते हैं शिक्षक बनने के लिए आजकल कई युवा हैं, वो नहीं देखते इंजीनियर एंड डॉक्टर बनने के लिए ही सपने देखते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तो वो ना करते हुए आप इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, मैं इंजीनियर तो हूँ ही, हाँ, ठीक है। साथ साथ में मैं कैसे आया, जब मैं जॉब कर रहा था, बिल्कुल, तो साथ साथ में मैंने टीचिंग भी स्टार्ट किया और टीचिंग के साथ साथ मुझे धीरे धीरे रुचि आने लगी कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसे टीचर चाहिए जिनसे उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मुझे इसमें बहुत अच्छा लगने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ इसमें, आगे बहुत ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है अपने जो एजुकेशन सिस्टम है। तो उसके बाद मैंने अपना जो परमानेंट एम माना, वो टीचिंग समझा और जो अपना जॉब है, मैं एक जॉब में काम करता था, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़कर परमानेंट टीचिंग में आने का फैसला किया। बिल्कुल। जैसे आकाश जी ने कहा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग किया, देन उसके बाद कई वर्किंग पर थे, बट शिक्षक बनने की रुचि थी, पढ़ाने की रुचि थी और चाहते हैं कि वो एक साथ नहीं, एक ही नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे हज़ारों बच्चों को वो पढ़ाए जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। सर, जैसे आपने कहा कि आपको रुचि थी, तो एक शिक्षक बनने के हिसाब से यानी कौन सी रुचि होना ज़रूरी है? एक शिक्षक बनने के लिए क्या हम में गुण होते हैं? क्योंकि शिक्षक बनना भी इतना आसान नहीं है, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें समझाना, क्योंकि हर बच्चों का माइंड अलग अलग होता है। तो शिक्षक बनने के लिए कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कनेक्शन, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बच्चों के साथ कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे हो तो बच्चों को पढ़ाने का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जब कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो वो उस चीज़ को सीखने में भी रुचि नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और अगर आप बात करेंगे कि जैसे बच्चों के साथ बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गेन करें, तो सिंपल सी बात है, हमें किसी भी क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें उन टाइप के स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है और उन पे उस तरीके से ध्यान देना पड़ता है। जो हम लोग टीचिंग में कॉमन पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, प्लस अलग अलग जो ग्रुप्स आपने अपने माइंड बना के रखा है उनको भी अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो भी टीचिंग होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, जो टीचिंग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बिल्कुल। सर, आपकी ऐसा कोई घटना होगी, कोई ऐसा किस्सा होगा जो आप शिक्षा दीक्षा लेते समय आपको वो चुनौती मिली हो और उसे आपने आसानी से सुलझाया हो, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हो? एक्सपीरियंस, बच्चों के एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। बिल्कुल। कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा करता था एक दो सब्जेक्ट से, एक केमिस्ट्री था उनमें से, ठीक है।
तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे किस तरीके से उसमें अप्रोच दिया कि आप इस तरीके से पढ़ो, हाँ। तो जिससे डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो पाया IIT JEE में। बस वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि जिस तरीके से मेरे टीचर ने मेरा साथ दिया उस समय, जब मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेशन में जा रहा था धीरे धीरे, तो उस तरीके से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल ऐसे ही हैं जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि यस वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और डेफिनेटली सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है, तो सब में अलग अलग तरीके से हमें ध्यान देना पड़ता है। सर जैसे आपने कहा है कि काफ़ी बच्चे जो है, अब हम देखते कि न्यू जनरेशन है मोबाइल और इंटरनेट पर ज़्यादा फोकस करती है, तो इससे कहीं ना कहीं उनका पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो जाता है। तो इन विद्यार्थियों को आप किस तरह से सुझाव देते हैं, या जैसे आपने कहा कि मैं डरता था कुछ सब्जेक्ट से, तो आपके जो गुरु थे, आपके शिक्षक थे, उन्होंने बहुत अच्छी आपको शिक्षा दी, दीक्षा दी है, तो उस जरिए आपने तो वो प्राप्त कर लिया, मगर आज की जनरेशन के हिसाब से आप उन्हें किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, बच्चों को नहीं पता होता है कि वो जो फ़ोन पे देख रहे हैं वो हाँ। सही है या गलत है। कभी कभी उनको लगता है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड ही कोई चीज़ देख रहे हैं, लेकिन वो उनको डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगता है फ़ोन पर। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कुछ ना कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए बच्चों पर। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि बच्चों को आप मोबाइल फ़ोन दो ही ना। जब उनको टीचिंग के लिए, जब वो पढ़ाई के लिए आए हों, तो उनके पास फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ोन में जो भी वो लर्न कर सकते हैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो हम लोग करते क्या है कि उनका फ़ोन जब वो एंट्री करते हैं इंस्टीट्यूट में तो जब्त कर लेते हैं, और जब वो वापस जाते हैं शाम को तो उनका फ़ोन मिल जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कीपैड वाला ही फ़ोन यूज़ करें, जिसमें एप्लीकेशंस वर्क ना कर पाए, जिसमें सिर्फ आप कॉल कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इतनी समझ नहीं है, हम उनको जितना समझा लें, 100 में से हो सकता है 5 बच्चे समझ जाए कि ये बिल्कुल सही है, हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, लेकिन 95 या 90 तो फिर भी नहीं सीखने वाले हैं। तो उन पर एक बाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, सर ने कहा है कि बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हम तो देखते कि आज पूरी दुनिया ही स्मार्टफोन पे चल रही है। और स्पेशली रेडिकल की जो खासियत है कि बच्चे जब क्लासेस पहुंचते हैं तो उनके मोबाइल वहां ले लेते, तो पढ़ाई में उनका ज़्यादा फोकस हो जाता है और वो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ जैसे रेडिकल्स में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स का अच्छा बॉन्डिंग है बच्चों के साथ, और उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करते भी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई में ध्यान दे, नई टेक्नोलॉजी पढ़ सके, अच्छा टीचर के साथ बॉन्डिंग हो और वो उसका पढ़ाई पे फोकस हो, तो आप ज़रूर रेडिकल ज्वाइन करवा सकते हैं। सर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें पढ़ाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और वो कितना भी समझाए तो समझ में नहीं आता है। तो रेडिकल्स की ऐसी क्या खासियत है जिससे बच्चे पढ़ना आसान समझ सकते हैं, या वो जो टेक्निक है वो आसानी से ग्रास्प कर सकते हैं? देखिए, ऐसे बच्चों को हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ बैठाया जाए जो पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे इंस्टीट्यूट में हमेशा बैठे ही रहेंगे। जब ऐसे बच्चों के साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो डिस्कशन ज़रूर करेंगे, और सबसे ज़्यादा हम लोग का फोकस रहता है कि क्यों ना विद्यार्थियों का हम लोग जिज्ञासा बढ़ाएं। बिल्कुल, ठीक है। एक बार उनकी रुचि और जिज्ञासा बढ़ गई तो उसके बाद फिर विद्यार्थी खुद अपने आप उस चीज़ को अप्रोच करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने को मिले। और कहीं ना कहीं वो उन जब विद्यार्थियों के साथ रहता है जो पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी फील होता है कि मैं नहीं सीख रहा हूँ, ये लोग सीख रहे हैं। ये सब सारे बच्चों के अंदर होता है कि अगर उसके फ्रेंड सीख रहे हैं और वो नहीं सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप में, तो फिर सीखने के प्रयास करता है। ठीक है। अब 100 में से 1-2 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो आप चाहे जितना कोशिश कर लो नहीं पढ़ सकते हैं, फिर आप कुछ भी कर लो, तो अब उनका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बच्चे ही होते हैं ऐसे, उनका दिमाग इतना चंचल होता है कि वो नहीं वो पढ़ना चाहते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है सर ने, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो मजबूरी के लिए कर लेते हैं, या वो क्लास में बैठे मगर उनका ध्यान जो है बाहर होता है। तो ऐसे बच्चों को आप कितना भी समझा दो वो नहीं समझ सकते। मुझे ऐसा लगता है कि
वो बच्चे में भी पढ़ाई के लिए ना बने हाँ, हो सकता है किसी और चीज के लिए बने हो, बहुत अच्छा कर सकते हो किसी और फील्ड में और डेफिनेटली अच्छा कर सकते होंगे किसी और फील्ड में। तो उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को, कि वो क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोप है। सर, विद्यार्थियों को जैसे पाठ समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, वो समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए भी हम काफ़ी प्रयास करते हैं। तो रेडिकल ऐसा क्या करता है उनकी रुचि पढ़ाई में बढ़ सके? ऐसे पाठ्यक्रम होंगे जो आप बच्चों को अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं? देखिए, आजकल जैसा आपने बोला कि टेक्नोलॉजी का यूज़ सभी लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी से एनिमेशन तो आजकल वैसे ही पुराना हो गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली एनिमेशन का हम लोग बहुत मदद लेते हैं, ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग अप्रोच लेते हैं सो दैट बच्चे उससे कनेक्ट कर पाएँ। अगर बच्चे कनेक्ट करेंगे कि यस, जो भी चीज़ क्लास में पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग का अप्रोच यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ा जाए, सो दैट अगर वो घर जाएंगे, घर में अगर अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स या अपने भाई बहन के सामने ये दर्शाने का मौका मिलता है, मैं ऐसा सीख के आया, देखो ऐसा होता भी है, बिल्कुल, तो वो उनको एक अलग तरीके की एक एनर्जी देता है और एक प्रोत्साहन देता है बच्चों को। सर, जैसे हम देखते हैं कि अभी 10-12 के एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म होने पर ही आई है, तो हम मोस्टली देखते हैं कि पेरेंट्स पढ़ाई को लेकर बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर करते हैं एंड देन कि नहीं, अब आपको इससे फील्ड में जाना है और यही करना है। जैसे बच्चे की इच्छा दूसरी होती है करने की, मगर पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है तो उस कारण वो बच्चों को मजबूरन वहाँ आना पड़ता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी 10-12 के बाद ही डिसीजन लेना पड़ता है, तो पेरेंट्स अभी से ही सोचने लग जाते हैं और बच्चों पे प्रेशर डालना शुरू कर देते थे। तो क्या मैसेज दोगे पेरेंट्स को? इस चीज़ को लेकर मैं यही बोलूँगा कि अपना एजुकेशन सिस्टम शायद उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है कि ना पेरेंट्स अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं 10th तक आकर, ना स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे बड़े होकर क्रिकेट खेलना है, तो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि उसमें चांसेस कितने हैं विन होने के, ठीक है। हर कोई MS धोनी या विराट कोहली नहीं बन सकता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे, कोई ना कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी फील्ड का जो एक्सप्लोरेशन है वो छोटे क्लास से 5th 6th से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए कि भाई जैसे आप एंकरिंग कर रही हैं, तो बहुत सारे बच्चों को हम बोल सकते हैं चलो आपको इस तरीके से एंकरिंग करके दिखाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे फील्ड्स को जब हम एक्सप्लोर कराएंगे सारे बच्चों को, तो कोई ना कोई मतलब फील्ड ऐसी ज़रूर होगी, मतलब सिर्फ एक फील्ड नहीं, 2 या 3 फील्ड ज़रूर ऐसी होंगी जिसमें हर बच्चा इंटरेस्ट लेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट्स छोटी क्लास में रहते हैं तब से ही उनको एक्सप्लोर कराना चाहिए कि भाई आप किस फील्ड में ज़्यादा रुचि रखते हैं या किस में रुचि ज़्यादा आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है बड़े होते होते ना ही पेरेंट्स को फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना ही स्टूडेंट्स को कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। आजकल क्या है कि हमारा फ्रेंड जा रहा है इंजीनियरिंग करने तो या मेडिकल करने, तो हम भी चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो कम से कम अभी अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं तो जो कि पेरेंट्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए अपने छोटे बच्चों से ही, जब छोटे होते हैं, जब छोटी क्लास में होते हैं, कि उनको एक्सप्लोर कराएं डिफरेंट फील्ड्स। तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि वो किस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, आकाश सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है स्पेशली पेरेंट्स के लिए। जैसे हम देखते हैं पेरेंट्स पहले जैसे 10-12 के बाद उन पर प्रेशर डालते हैं कि अभी आपको इस फील्ड में जाना है और बच्चा चले भी जाता है, या उसका दोस्त वो इंजीनियरिंग कर रहा है या MBA कर रहा है तो उस ओर डाइवर्ट हो जाता है। मगर सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बचपन से ही बच्चों को आप उसमें रुचि अगर डालते हो कि आपको इंजीनियरिंग बनना है तो वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ज़रूर आकाश सर ने जो मैसेज दिया है पेरेंट्स के लिए आप ज़रूर फॉलो करो, ताकि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो जा सके। उनके पास लिमिटेशन न रहे कि हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, मतलब उनके पास सारे ऑप्शंस ओपन होने चाहिए बचपन से, सो दैट। सर, आप रेडिकल IIT और मेडिकल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं?
जिससे स्पेशली क्या मैसेज देते हो बच्चों को, या जिससे बच्चों को आसानी हो जाए पढ़ने में, या उनको पढ़ाई के लिए आप किस तरह से डाइवर्ट करते हो? क्योंकि पढ़ाना है तो हमारा एक रेशो होता है, हम एक सर्कल बनाते हैं कि इस हिसाब से हमें पढ़ाना है। तो रेडिकल्स आईआईटी और मेडिकल में ऐसा क्या स्पेशल है जो बच्चों को डाइवर्ट करता है? देखिए, सिंपल सी बात है। हम टीचर्स आपस में मीटिंग डेफिनेटली वीक में कम से कम 2 बार करते हैं। हाँ। कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम जा रही है, बिल्कुल, और किन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। इस पे हम लोग वीक में 2 बार वर्क ज़रूर करते हैं। और जो भी कमज़ोर बच्चा होता है, हमारा फोकस उनमें तो रहता ही रहता है, और जो अच्छा बच्चा होता है उनको और निखारने का प्रयास रहता है। हम लोग ये चाहते हैं कि कमज़ोर बच्चा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बच्चे से डायरेक्ट कंपेयर ना करे, और स्ट्रॉन्ग बच्चा अपने आप को कमज़ोर से कंपेयर ना करे, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में हमारा नुकसान है, मतलब बच्चों का ही नुकसान है। रीज़न क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है जो अच्छे मार्क्स लाता है, वो जब अपने आप को कंपेयर करने लगता है कि हम इनसे अच्छे हैं, यानी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत चीज़ें बिगड़ती हैं। तो हम उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखो, आप ठीक है, भले ही क्लास में अच्छे होंगे, लेकिन इंडिया लेवल पे आप किस जगह पर हो इस समय। बिल्कुल। तो हम लोग जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडिया लेवल के लिए तैयार करते हैं, और जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो है, हम लोग उनके सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाने के प्रयास करते हैं, और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आता भी है। ठीक है, और इस तरीके से ही हम लोग वर्क करते हैं। सर, आपका जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है या विद्यार्थियों के साथ 1-to-1 होता है, तो उसमें आप एजुकेशन के साथ किस तरह से जोड़ते हैं? विद्यार्थियों के साथ, हाँ, एजुकेशन रिगार्डिंग जो सवाल जवाब होते हैं बच्चों के, तो एक टीचर के नाते आप उन्हें किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से समझाते हैं? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, हर बच्चा एक क्वेश्चन लेकर तो नहीं आता, अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ, तो वो किस तरह का होता है ताकि उससे सॉल्व हो जाए और वो आसान समझ सके? सिंपल सी बात है, हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल को आप जोड़ दोगे तो वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल आता है बच्चा। और डेफिनेटली अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों को बताते हो, तो डेफिनेटली वो अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, अपने फ्रेंड से भी डिस्कशन करता है कि देखो ये चीज़ ऐसा है, तो ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सर, हम देखते हैं कि बहुत सारे अब शहर में ट्यूशन क्लासेस हो गए हैं, ढेरों है, और काफ़ी पब्लिसिटी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं कि सोचते हैं हम कहाँ जाएं, कैसे करें। तो इन पेरेंट्स को, इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, आजकल इतने ज़्यादा कंफ्यूजन है कि हम कहाँ पर जाएं। इतना एडवर्टीजमेंट है। अगर अभी कल ही मैं टीवी देख रहा था, तो उसमें भी ऐड आ रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को पहले से पता होता नहीं है कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा है। तो वो जब ऐड देखता है तो कॉल करता है, उसके बाद उसको वहाँ से बताया जाता है कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, और आपके बच्चों का रिजल्ट 100% है जहाँ तक। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कम से कम उन स्टूडेंट से पूछ लेना चाहिए जो पहले से पढ़ चुके हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। अगर आप उनसे रिव्यू लोगे उस इंस्टीट्यूट का, तो आपको एक्चुअल सच्चाई पता चलेगी कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या है। आप किसी के सिर्फ रिजल्ट पे ना जाओ, सिर्फ किसी के एडवर्टीजमेंट ऐड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जाओ कि जो स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ चुका है किसी इंस्टीट्यूट पे, उसके रिव्यू पर जाओ, तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही कहा है सर ने, क्योंकि पब्लिसिटी पे हम ज़्यादा फोकस करते कि वो क्लासेस या वो कॉलेज बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा है तो वहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप आपके करीबी या कोई दोस्त हो उनसे पूछ नहीं लेते, तब तक आप अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग में ना भेजें ताकि आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सर, हमने देखा है 2-3 सालों में हम काफ़ी डिस्टर्ब रह चुके थे कोरोना काल में, और सारा एजुकेशन है, सारी लाइफ ही ऑनलाइन हो चुकी थी। तो ऑनलाइन
होने के बाद बच्चों पे स्टडी पर इसका कितना इफेक्ट आपने देखा है? अब जब जैसे क्लासेस आ रहे हैं बच्चे, तो उनमें ऑनलाइन पढ़ाई और ऐसा ऑफलाइन पढ़ाई का कितना असर दिखाई दे रहा है आपको स्टडी या उन्हें सिखाते टाइम? नहीं, ऑनलाइन में जब बच्चा था तब मुझे ऐसा लगता है 90% स्टूडेंट ने पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया, बिल्कुल, जिसकी वजह से जो उनका बेस है वो बहुत ज़्यादा वीक रह गया है। और आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं तो उन्होंने क्लास 8th 9th को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ रहता है। बिल्कुल। तो जिस वजह से क्या होता है कि उनका जब बेस क्लियर नहीं होता है तो जो भी हम क्लास में बताते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे हम लोगों ने डिसीजन ऐसा लिया था कि जो 9th 10th का जो बेसिक है सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 2 months जो 9th 10th के जो बेसिक्स होते हैं उसको कवर करते करते हम लोग जो भी अपना सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा फोकस सबसे पहले बच्चों का जो गैप है नीचे रह गया है 9th 10th में उसको फिल करना होता है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर यहाँ हम जान सकते हैं कि रेडिकल्स IIT और मेडिकल में ही ऐसा एजुकेशन मिल रहा होगा। जो कोरोना काल में जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे तो उनका बेसिक नहीं बना था और काफ़ी बच्चे जो थे कंफ्यूज थे और उनके रिजल्ट आने वाले दिनों में काफ़ी वीक दिखाई दे रहे। मगर रेडिकल्स IIT में आपका बेस पूरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद किस तरह से बच्चों पर असर हुआ है। तो ये असर हुआ देखते हुए सर ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतने अच्छे कार्य आपने किए हैं। सर, आपका तीनों का या आपका खुद का एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको हमेशा याद रहेगा, कुछ यादगार पल आप जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? यादगार पल तो तब होता है जब आपका स्टूडेंट आपको कॉल करता है, बिल्कुल, जब वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है या उसका कहीं पर प्लेसमेंट हो गया होता है, तब आपसे आशीर्वाद लेने के लिए कॉल करता है। ऐसे बहुत बार होता रहता है हम लोग के साथ। तो उससे ज़्यादा यादगार कुछ भी नहीं होता है। या बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि यस, हम लोगों ने मेहनत किया था और जिससे बच्चा आज यहाँ पर है। कभी कभी बच्चे मिल जाते हैं किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर, तो उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि यस, हमारे स्टूडेंट्स, और वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब वो रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपने सच में मेहनत किया था और उनको वो सच में मानते हैं कि आज जो है उनमें हमारे टीचर्स का भी योगदान है। देखिए, उनका खुद का तो रहता ही है, पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा रहता है, प्लस टीचर्स का भी योगदान है। इस चीज़ को समझते हैं और यही हम लोग को भी इंस्पायर करता है। सर, आखिरी सवाल ये कि महाराष्ट्र TV 24 की ओर से आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को या पेरेंट्स को? देखिए, एक सवाल आपने पूछा था कि बच्चों पर प्रेशराइज किया जाता है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ या मेडिकल फील्ड में जाओ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे आपके छोटी क्लासेस में रहते हैं तभी से उनको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को दीजिए, सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कराइए एक एक करके। तो डेफिनेटली वो 2 या 3 फील्ड्स ऐसी ज़रूर होगी जिसमें वो इंटरेस्ट लेंगे और धीरे धीरे उस फील्ड में आपको खुद आगे जाके दिखाई देगा कि वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि इंजीनियरिंग जाना है या मेडिकल जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। तो सिंपल सी बात है, बचपन से ही अपने बच्चों को एक्सप्लोर कराइए सारी फील्ड्स का। सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है बच्चों को, बचपन से ही आप उन्हें इतना अच्छा डाइवर्ट कर सकते हैं माइंड की। नहीं, आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल या जो फील्ड में जाना है वो बचपन से ही उनके माइंड में डाल दीजिए, ताकि वो अपने भविष्य में आगे जाने टाइम इतना लड़खड़ाए नहीं या कंफ्यूज ना हो, और ताकि उसका भविष्य भी खराब ना हो। सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है सभी पेरेंट्स के लिए, और पढ़ाई पे भी किस तरह से फोकस करना चाहिए, क्या बनना है, कैसे आपके सपने हैं, ये सारी चीज़ें आज आकाश सर ने हमारे साथ शेयर की थी। तो आज हमारी खास मुलाकात में आकाश सर हमारे साथ आए थे। जी हाँ, आकाश सिंह जो HOD है फिजिक्स रेडिकल IIT एंड मेडिकल कॉलेज के। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।